तो अपने स्वीट और प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से हम मैदान में आ चुके हैं। हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग का जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट का पहला ही लेक्चर होने जा रहा है और टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन की बातें हम लोग करने जा रहे हैं। और ये बाबा जी का प्रोचर नहीं है भैया, ये हमारा क्लास है। सभी लोग अपनी नोटबुक, बोले तो कॉपी और पेन वगैरह लेकर के बैठेंगे। कोशिश करेंगे कि जो जो चीजें समझाते जा रहे हैं उसमें से जो जरूरी चीजें, एकदम अक्षर से छाप भी नहीं लेना है, ये पूरा एकदम पूरा छाप डालेंगे। समझ बूझ के लिए जो जरूरी है वो लिख लेंगे। हम भी बीच बीच में याद रहा तो बता देंगे कि इसको लिख लो, इसको छोड़ दो। और अगर मान लो स्पीड के चलते हमारे कुछ चीजें छूट जाती हैं, सो डू नॉट वरी। हम एक छोटे से वीडियो लेक्चर में हमने शेयर कर रखा है कि किस तरह से हमारा नोट्स प्राप्त किया जाए। तो एग्जैक्टली जो चीजें यहाँ पर लिखी जा रही है वो सब तुम्हें नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। सो उस वीडियो को देख करके इस नोट्स को तुम प्राप्त कर सकते हो। और जो जो चीजें तुम्हारी छूट वगैरह जाए या फिर तुम्हें दोबारा पढ़ने का मन करे, तो 1 घंटे का लेक्चर कौन दोबारा देखता है, वो नोट्स को ऊपर नीचे करके देख लोगे। बिल्कुल यही चीजें जो यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जैक्टली इसी हैंड राइटिंग में, इसी फॉर्मेट में, बस कलर थोड़ा बदल जाएगा क्योंकि हमने ब्लैक बैकग्राउंड करके लिख रखा है। जब तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो नोट्स को जो है प्राप्त कर लेना। प्राप्त करके जो है जो जो जरूरी चीजें उसमें से हो तुम फिर से उसको देख सकते हो या फिर चाहो तो कहीं पर लिख भी सकते हो। सो आते हैं मुद्दे पर हम लोग, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो देखो, 2 तरह के जो है सॉलिड्स हमारे सामने होते हैं। एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड्स, और दूसरे इनके अपोजिट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। तो सॉलिड्स पर थोड़ी से पहले बात हो जाए कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें होता क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकते हैं। अगर हम लोग गैस और लिक्विड में बात करें तो गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। जैसे अगर हम एक कंटेनर ले लें, कंटेनर में जो है गैस के मॉलिक्यूल्स को दिखाए तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं और उनके बीच में काफी सारी खाली जगह रहती है और इधर उधर वो घूम सकते हैं। लिक्विड्स में अगर देखोगे, जैसे पानी ले लो, उसे पानी को तुम ग्लास में भर दो तो ग्लास के शेप का हो जाता है, लोटे में भर दो तो लोटे के शेप का हो जाता है, बाल्टी में रख दो तो बाल्टी के शेप का हो जाता है, हाथ में ऐसे ले लो हाथ के शेप का हो जाता है। मतलब मॉलिक्यूल्स अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं ना, इधर उधर घूम फिर सकते हैं। तो लिक्विड्स में और गैसेज में मॉलिक्यूल्स अपनी जगह फिक्स्ड नहीं होते, वो इधर उधर घूम सकते हैं। घूमने की वजह से जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन के शेप को वो ले लेते हैं। जहां जहां जगह मिलती है वहां वहां वो एडजस्ट हो जाते हैं। इसीलिए बर्तन का शेप और मॉलिक्यूल्स का शेप, मॉलिक्यूल्स जो है बर्तन के शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं। सॉलिड्स में ये बात नहीं होती। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। जो जहां रहेगा उस जगह को छोड़ करके अपने आप तो नहीं जा सकता जब तक हम लोग कुछ दम न लगाए। तो जैसे एक मॉलिक्यूल हुआ, फिर इसके बगल में दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, फिर बगल में तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, इस तरह से ढेरों मॉलिक्यूल्स साइड बाय साइड, ऊपर नीचे दाएं बाएं लगाते चले जाओ। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल्स का कुछ अरेंजमेंट मिलेगा। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो मॉलिक्यूल्स खूब सुंदर तरीके से बढ़िया से पैटर्न बना के, अरेंजमेंट बना के कुछ ऐसे सजा दिया है, और दूसरा है कि बस ऐसा ही अंटे संटे जैसे जहां जिसको जगह मिल जाए, कुछ यहाँ कुछ वहां, कुछ वहां, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, ये कदे बीच में खाली जगह इतनी छूट गई, कुछ इधर कुछ उधर। तो जैसे जैसे जिसको जिधर जगह मिली वो सब अपना एडजस्ट होते चले गए और उन्होंने जो है कोई बढ़िया सुंदर अरेंजमेंट न बनाया। तो एमॉर्फस सॉलिड्स में सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल बस ऐसे ही अंट संट इधर उधर जिसको जहां जगह मिलती है सब बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं। और यहाँ क्रिस्टलाइन में क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिल करके बढ़िया सुंदर अरेंजमेंट, सुंदर पैटर्न बनाते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक, सही शब्द का इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं यहाँ पर जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वह है रेगुलर अरेंजमेंट। जिन पार्टिकल से सॉलिड्स बनते हैं उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, और यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर अरेंजमेंट है। अगर अरेंजमेंट रेगुलर रहेगा तो हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर अरेंजमेंट इरेगुलर रहा तो हम इसे बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, और इसकी वजह से उसके प्रॉपर्टीज में बड़े सारे अंतर आ जाते हैं। जैसे हम लोग एक बड़ा ही सुंदर एग्जांपल ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों तरह से पाया जाता है, क्रिस्टलाइन भी होता है, एमॉर्फस भी होता है। तो इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है मार्बल।
मार्बल जो होता है संगमरमर, जिससे जमीन में फर्श बनाया जाता है, दीवार वगैरह बनाई जाती है, पूरा का पूरा ताजमहल ही मार्बल का बना हुआ है। तो ये बड़ा ही मजबूत, बिल्कुल स्मूथ, चिकना, सुंदर दिखने में लगता है। और दूसरी तरफ चौक, जिससे बोर्ड पर लिखा जाता है। अभी तो पेंसिल वाला चौक आ गया है, पहले जो है ऐसा गोला गोला चौक जो है बस ऐसे सीधे सीधे मिल जाया करता था। जहां पर चौक जमीन के नीचे पाया जाता था, खोद करके निकाल लाते थे, तो कभी इतना बड़ा, कभी इतना छोटा, कभी इतना छोटा, जैसा मिल गया उसी को बेच दिया सीधे बाजार में। और जो पढ़ाने वाले लोग रहते थे उसी में से फोड़ फोड़ करके छोटा छोटा टुकड़ा निकाल लेते थे, उसी से बोर्ड पर वो लिखते थे। तो चौक जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल जो है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन एक बहुत ही सॉफ्ट है, दूसरा बहुत ही हार्ड है। अंतर क्या है भाई? अंतर है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का। एक में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बड़ा रेगुलर है, तो बिल्कुल हार्ड और मजबूत और शाइनी और चमकदार और सुंदर हो गया है, उससे दीवार बना सकते हो, फर्श बना सकते हो, पूरा का पूरा ताजमहल बना रखा है। और दूसरी तरफ चौक है जो सॉफ्ट है, बस ऐसे हाथ से दबा भी दो थोड़ा सा तो टूट करके बिखर जाएगा। तो दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन एक में अरेंजमेंट रेगुलर है, एक में अरेंजमेंट इरेगुलर है, एक जो है मजबूत है, एक जो है कमजोर है। ठीक, तो जब भी रेगुलर अरेंजमेंट होता है थोड़ी मजबूती बढ़ जाती है, थोड़ी क्या काफी मजबूती बढ़ जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज ही बदल जाती है। उसके सतह को देखोगे तो उसका सतह जो है बड़ा चमकीला, बड़ा सुंदर, बड़ा स्मूथ दिखाई पड़ेगा। और एमॉर्फस है तो उसके सतह को देखोगे तो उतना चमकीला, उतना सुंदर, उतना अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा। राइट। फिर इस रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होता है। शार्प कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे हम कह दो ऑक्जेलिक एसिड ले लें। ऑक्जेलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कुछ 122 डिग्री या 120 डिग्री के आसपास होता है, अब एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा है। तो चलो मान लो कोई भी एक रफली एक कंपाउंड ले लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री है। तो हम टेम्परेचर उसको गर्म करना, मेल्ट करना है तो गर्म करेंगे धीरे धीरे। हमको पता नहीं कि 122 है कि क्या है, चलो पता ही है 122 है, मान लिया कि हमें पता है 122 है, तो 122 पर जाएगा तो मेल्ट करेगा ना। तो हम टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं? हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे 115 से 116 जाने में 2 मिनट का समय लिया, 116 से 117 जाने में फिर से 2 मिनट का समय लिया, 117 से 118 जाने में फिर से 2 मिनट का समय लिया, 119, 120, 121, 122, 123, 124, ऐसे 2-2 मिनट में धीरे धीरे 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं। तो हम देखेंगे कि 121 तक उसको कुछ नहीं होगा, वो ऐसे सॉलिड पड़ा रहेगा। जब 122 पर जाओगे मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, और जब तक तुम 123 पर पहुंचोगे तब तक वो पूरी तरह से मेल्ट कर चुका रहेगा। लेकिन ध्यान देना है, टेम्परेचर तुम धीरे धीरे बढ़ाओगे ना, बहुत अचानक से तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसे पिघलने का मौका ही नहीं दोगे, तो सॉलिड की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है कि तुमने उसे मौका नहीं दिया। उसने काम शुरू किया, उसी टेम्परेचर पर 122 पर ही काम खत्म भी कर देता, मतलब 122 पर पूरी तरह से मेल्ट हो जाता। लेकिन तुमने क्या किया, बड़ी जल्दी में तुम आगे निकल गए, 23, 24, 25 गिरने लगे। तो 122 पर थोड़ा रुको, उसे पिघलने का मौका दो। तो 122 पर थोड़ा देर के लिए रुको, 123 पर थोड़ा देर के लिए रुको, 124 पर थोड़ा देर के लिए रुको। इसलिए हमने कहा ना कि प्रत्येक 2 मिनट में 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाओ, कुछ ऐसा करो। तो जब तुम ऐसा करोगे तो देखोगे 122 से 123 के बीच में, मतलब 122 पर पिघलना शुरू हुआ और 123 होते होते वो पूरी तरह से पिघल जाएगा, प्रोवाइडेड कि तुमने टाइम दिया उसे पिघलने का। तो इसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट का होना। दूसरी तरफ एमॉर्फस कंपाउंड्स भी होते हैं, इसको जब तुम मेल्ट करोगे तो अगर ये 122 पर मेल्ट होना शुरू हो गया, तुम इंतजार करोगे कि अच्छा 122 पर पूरी तरह से मेल्ट हो ही जाएगा, तो तुम धीरे धीरे 123 पर गए, तुम देखोगे कि अभी भी मेल्ट हो रहा है, 124 पहुंच गया, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पहुंच रहे हो। अब की बार तुम्हारी गलती नहीं है, तुम खूब मौका दे रहे हो उसे कि पूरी तरह से मेल्ट हो जाओ, लेकिन 122 पर मेल्ट होना शुरू हुआ, पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ। 123 पर भी पूरा मेल्ट नहीं हुआ, 124 पर भी पूरा मेल्ट नहीं हुआ, 125 पर भी पूरा मेल्ट नहीं हुआ। ऐसे करते करते 122 से जो काम शुरू हुआ था जाकर के 130 डिग्री सेल्सियस पर वो पूरी तरह से मेल्ट हुआ। तो इस बार क्या है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है, 122 से शुरू हो रहा है और 130 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के ये मेल्ट हो रहा है। उसको बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो शार्प नहीं होगा, ठीक, वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट करेगा, रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट करेगा। जबकि दूसरी तरफ इधर क्या था, मेल्टिंग पॉइंट बड़ा ही शार्प था, 122 पर शुरू हो रहा है काम, तो बस उसी के आसपास काम खत्म भी हो जाएगा, बहुत दूर तक घसीट करके नहीं ले जाएगा। नेक्स्ट थिंग कि अगर हम लोग एक और चीज डिस्कस करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, जैसे मान लो 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल है ए
और दूसरा पार्टिकल है बी, दोनों को मिला करके क्रिस्टल बना हुआ है। और पैटर्न ऐसा है कि ए के बाद फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। और इसी तरह से ए के नीचे बी आएगा, फिर आगे ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इधर इसी तरह से ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी और फिर ए। और ये पैटर्न जो है बार बार चलता चला जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम अपने लिए जो है इसी की एक कॉपी और बना करके इसके नीचे लगा देते हैं, तो थोड़ा पैटर्न और दूर तक दिखाई दे, राइट। तो कुछ सिचुएशन ऐसा है कि पहले ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और यहाँ फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, चलता चला जा रहा है। तो इसमें अगर हम अलग अलग दिशाओं में ट्रेवल करें, जैसे मान लो अगर हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें ए के बाद बी, बी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद ये मिलेगा। अगर हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो हम देखेंगे हमें ए के बाद ए, फिर ए, फिर ए, तो मतलब अलग तरह के पार्टिकल्स। इस डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो हम देखेंगे हमें बी, उसके बाद फिर बी, फिर बी, फिर बी। तो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करने से अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं। एक डायरेक्शन में केवल ए मिल रहा है, दूसरे डायरेक्शन में केवल बी मिल रहा है, तीसरे डायरेक्शन में ए के बाद बी, फिर बी के बाद ए, अल्टरनेट बारी बारी से ए भी मिल रहे हैं। तो डायरेक्शन बदलने पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बदल जाता है। तो अरेंजमेंट बदलने से प्रॉपर्टीज भी बदल सकती हैं। तो इसी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक, मीन्स चेंज इन प्रॉपर्टीज, चेंज इन प्रॉपर्टीज विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन बदलने पर प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे। और एग्जाम्पल में बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टीज नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी के बारे में कम से कम हमें पता है, एंड दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है कि लाइट को जब किसी चीज से पास करोगे, जैसे पानी में से पास करो, पानी में जो कोई चीज पानी में नीचे डाल दो और उसको तुम बाहर से देखो तो उसका शेप जो है थोड़ा सा अजीब टाइप का दिखता है। या फिर तुम अपना हाथ पानी में आधा पानी के अंदर कर दो, आधा पानी के बाहर रखो और उसको देखो, तो जो पानी के अंदर वाला हिस्सा है वो थोड़ा बाहर वाले हिस्से से अजीब सा, नाटा सा, चिपटा सा, टेढ़ा सा, अजीब अजीब सा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो है जब लाइट जाता है, रेज जाती है, किरणें जाती है, तो वो मुड़ जाती है, फिर पानी से बाहर निकलती तो फिर से मुड़ जाती है। तो उन किरणों के मुड़ने की वजह से, उन लाइट रेज के मुड़ने की वजह से जो हाथ जहां पर है वहां पर न दिखाई पड़ के कुछ दाएं बाएं दिखाई पड़ेगा। जितना लंबा है या जितना जैसा है वैसा न दिखाई पड़ के थोड़ा सा बदले हुए शेप का दिखाई पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, लाइट का मुड़ जाना। तो जब तुम इसमें जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे तो अलग तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, इस तरह डायरेक्शन में जाओगे तो अलग तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, इस डायरेक्शन में जाओगे तो अलग तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो अलग अलग डायरेक्शन से जब तुम क्रिस्टल पर लाइट डालोगे तो उसमें जो बेंडिंग आएगी कि लाइट ऐसे जाते जाते क्या हो गया, लाइट ऐसे जा रहा था, जाते जाते मुड़ गया। क्यों मुड़ गया? क्योंकि बीच में कुछ पार्टिकल्स मिल गए और इन पार्टिकल्स ने क्या किया, लाइट को मोड़ दिया। तो जैसे पार्टिकल्स मिलेंगे वैसा वो मुड़ेगा, जिस तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे वैसा उसका बेंड मिलेगा, उतना ही मुड़ेगा या वैसा ही मुड़ेगा जिस तरह के पार्टिकल से रास्ते में मुलाकात हो जाएगी। पार्टिकल सीधे साधे हैं तो देखिएगा कि सीधे साधे पार्टिकल से कुछ नहीं बोलेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर करके निकल जाएगा। पार्टिकल्स बीच में लड़ाकू मिल जाए तो भाई तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते हो, इधर थोड़ा दूर से जाओ, इधर से हमको डिस्टर्ब मत करो। लाइट को क्या होगा, रास्ता बदल करके ज्यादा मुड़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे रास्ते में पार्टिकल से मुलाकात होगी वैसा वैसा लाइट जो है अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इस रास्ते पर एक तरह के पार्टिकल से मुलाकात होगी, इस रास्ते पर दूसरे तरह के पार्टिकल से मुलाकात होगी, इस रास्ते पर तीसरे तरह के पार्टिकल से मुलाकात होगी। तो जो लाइट का मुड़ना है, कितने डिग्री से मुड़ रहा है, वो डायरेक्शन के साथ साथ बदलता रहेगा। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायरेक्शन के साथ साथ बदलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक व्यवस्था। एनाइसोट्रॉपिक व्यवस्था। अब अगर ये अरेंजमेंट एमॉर्फस रहे, मतलब कहीं पर भी ए रहे, कहीं पर भी बी रहे, कुछ पक्का नहीं कि कहाँ बी मिलेगा, कहाँ ए मिलेगा, कहीं भी कुछ मिल जाए, कुछ भी कहीं भी लिख दो। तो इसमें जब किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो प्रत्येक डायरेक्शन में कुछ भी मिलने की संभावना है, मतलब इट्स वेरी रैंडम। किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी मिल जाएगा। तो किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा। किसी भी डायरेक्शन में जाओ ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा। और रैंडमली मिला रखा है तो डेफिनेटली इक्वल प्रोपोर्शन में तुम्हें चीजें मिलेंगी। अगर बिल्कुल सजा करके रखा है तो हो सकता है कि एक डायरेक्शन में ए मिले, दूसरे डायरेक्शन में बी मिले। लेकिन ऐसे रैंडमली फेंक दिया है तो ए और बी इरेगुलरली मिलते चले जाएंगे इरेगुलर वे में, और उनका जो प्रोपोर्शन होगा
नियरली 50-50, क्योंकि तुमने दोनों को ऐसे रैंडमली मिला दिया तो 50% ए मिलने का चांस है, 50% बी मिलने का चांस है प्रत्येक दिशा में। तो इसीलिए वो लाइट तुम्हारा किसी भी डायरेक्शन में जाए, एक लंबी दूरी में देखोगे तो जितनी बार ए से मुलाकात होगी उतनी बार बी से भी मुलाकात होगी ही होगी प्रत्येक डायरेक्शन में। और इस तरह से क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में लाइट को भेजो, उसको हर डायरेक्शन में उतनी ही परेशानी उठानी पड़ेगी और उतना ही वो लाइट जो है प्रत्येक डायरेक्शन में उतना ही डिग्री से मुड़ेगा। तो इस बार हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या है, आइसोट्रॉपिक है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओ आइसोट्रॉपिक, ठीक, कि प्रॉपर्टी जो है प्रत्येक डायरेक्शन में सेम है, सेम प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन, कि प्रत्येक डायरेक्शन में जो है प्रॉपर्टी सेम है। फिर उसके बाद अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखते तो एक और चीज मिलता है कि इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि ये जो अरेंजमेंट है तुम जहां तक भी देखो, ठीक है, जैसे मान लो एक लड़ाई का मैदान जैसा कि तुम लोग कुछ गेम्स में देखते हो, या फिर कोई पुराने जमाने की कहानी पर बनी हुई मूवी देखो, या कोई सीरियल वगैरह देखो जिसमें इधर से एक राजा आ गया उधर से एक राजा आ गया, दोनों अपना सेना वगैरह लेकर के, तोप वगैरह लेकर के एकदम खड़े हो गए लड़ने के लिए। जहां तक देखोगे सैनिक जो है दूर दूर तक फैले हुए हैं, और शुरू में जब लड़ाई नहीं चल रही होती तो क्या होता है, सैनिक जो है अच्छे से सजे हुए रहते। तो जहां जहां तक तुम देखोगे एक ही जैसा अरेंजमेंट दिखाई पड़ेगा कि सैनिक इस व्यवस्था से खड़े हैं। तो जहां जहां तक देखोगे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वैसा ही दिखाई पड़ेगा, कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और यहाँ जबकि लड़ाई शुरू हो गई है, सब सैनिक इधर उधर अंट संट फैल गए हैं, इसी में दुश्मन और दोस्त सब मिलकर के एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, कहाँ कौन मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है बीच बीच में कुछ जगहों पर कुछ सैनिक जो है अच्छे से मोर्चा संभाल करके अपना क्रम बिगड़ने नहीं दे रहे हैं, वो क्रम सजा करके अच्छे से लड़ाई कर रहे हैं ताकि कोई उन पर किधर से भी अटैक न करने पाए। तो कुछ जगहों पर हो सकता है अरेंजमेंट अच्छा मिले, लेकिन बाकी जगहों पर अरेंजमेंट, मोस्टली लड़ाई शुरू हो गई तो कौन अरेंजमेंट देखता है, बस जिसको जो मिला उसको पीटना शुरू करो, उसी में कभी ये मार खाएगा कभी वो मार खाएगा। मार खाने का भी कोई अरेंजमेंट होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जहां पर लड़ाई का असर उतना ज्यादा नहीं होगा वहां पर थोड़ा बहुत छोटा मोटा अरेंजमेंट मिल सकता है कि ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद ए, बी, बी के बाद ए, लेकिन छोटी छोटी दूरियों में। तो हम लोग इसको कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर कि हर जगह मारपीट चल रही है लेकिन कहीं कहीं फिर भी थोड़ा थोड़ा अरेंजमेंट तुम्हें देखने को मिल जा रहा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, सैनिक जो है खूब अच्छे से सजे हुए हैं मैदान में, जहां तक देखो सैनिक खूब अच्छे से सजे हुए हैं। और यहाँ क्या हो गया भैया, लड़ाई शुरू हो गई, अंट संट कोई भी सैनिक कहीं भी पहुंच गया है, दुश्मन कहाँ दोस्त कहाँ, सब मिलकर के उसी में एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो फिर भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत सजावट देखने को मिल सकता है। दैट इज लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये हो गया एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। मेरी तरफ से इतनी बात है ना। वैसे अगर बाल की खाल निकाले तो बहुत सारे छोटे मोटे अंट संट पॉइंट्स मिलेंगे, बट हम लोग बाल की खाल निकाले नहीं जा रहे हैं, हम लोग इतना ही सीखेंगे इसमें। फिर हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़े। अब यहां पर तुम्हारे लिए क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा। ग्लास, हिंदी में कहते हैं कांच, तुम इसे शीशा भी कहते हो। जैसे शीशे का बना हुआ ग्लास होता है जिसमें पानी पीते हो, खिड़की में शीशा लगा होता है, हम उस वाले ग्लास की बात कर रहे हैं जिसमें चीजें आर पार मोस्टली देखी जा सकती हैं थोड़ी सी, ठीक। तो ग्लास क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, क्या होता है ये तुम्हें सोचना है। तो ग्लास को छू करके देखो तो नॉर्मली जो शीशे का टुकड़ा होता है, जैसे शीशे का बना हुआ एक बॉटल है या शीशे से बना हुआ कोई खिलौना है या खिड़की में शीशा लगा है, तो उसे छूते हो तो देखने में तो लग रहा है कि सॉलिड है। पानी लिक्विड है, पानी को देखो तुम, पानी में तुम अपना हाथ डालो तो हाथ तुम्हारा आसानी से अंदर चला जाता है। कोई मोटा थिक लिक्विड है जैसे हनी, शहद, एक बाल्टी में शहद भर दो, उसमें तुम अपना हाथ डालो तो तुम देखोगे पानी में तो हाथ बहुत आसानी से चला जा रहा था, लेकिन वो शहद के अंदर हाथ इतनी आसानी से नहीं जा रहा है क्योंकि शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, बड़ा गाढ़ा है, उसमें हाथ इतनी आसानी से जाएगा नहीं, उतनी आसानी से निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी फ्लूइडिटी है। मतलब शहद जब तुम्हारा हाथ जाएगा तो इधर उधर हट करके तुम्हारे हाथ को जाने के लिए जगह दे देगा। मॉलिक्यूल्स बहते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, उसको बोलते हैं फ्लूइड होना। फ्लूइड का मतलब ही होता है फ्लो करने वाले मॉलिक्यूल्स। तो फ्लूइड्स में कौन आते हैं, लिक्विड्स आते हैं और गैसेज आते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स रुके नहीं रहते हैं, वो इधर उधर भागते रहते हैं, बहते रहते हैं। वो बर्तन को देखकर उसके हिसाब से बह जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, जैसा बर्तन वैसा शेप बना लेते हैं। तो क्या ग्लास एक लिक्विड है? ग्लास एक लिक्विड है क्या?
तो आंसर है देखने में सॉलिड लगता है, फिर लिक्विड कैसे कहें, लेकिन हाँ ग्लास एक लिक्विड ही होता है, उसे हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड COO होता है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक, इसको हम माने कैसे? तुम अगर कोई बहुत ही पुराना बिल्डिंग हो, जैसे पुराने समय का कोई किला वगैरह हो जो 200 साल पहले बना हो, वहां पर तुम जाओ, अगर खिड़कियां सही सलामत रहे, वैसे सही सलामत तुम लोग छोड़ते नहीं हो, जहां पर जाते हो खिड़की पर, दीवार पर, जहां भी जगह मिलेगा पत्थर पत्थर लेकर के कोई अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिख डालता है, कोई अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिख डालता है, ये लव वो और वो लव ये, तो पता नहीं क्या क्या तुम लोग लिख करके सारा कुछ बर्बाद किए रहते हो। फिर भी अगर कोई खिड़की दरवाजा जो है सही सलामत मिल जाए, जिसमें शीशा वगैरह लगा हो, तो तुम उस शीशे को जरा ध्यान से देखना, नीचे की तरफ शीशा थोड़ा मोटा हो गया हो, जैसे इतनी बड़ी खिड़की है उसमें शीशा लगा हुआ है, तो नीचे की तरफ शीशा थोड़ा मोटा मिलेगा, ऊपर की तरफ शीशा थोड़ा पतला मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लास सॉलिड नहीं है, ग्लास क्या है, लिक्विड है। लिक्विड है तो मॉलिक्यूल्स जो है हमेशा नीचे की तरफ वो बहते रहते हैं, लेकिन ये पानी के जैसा भी लिक्विड नहीं कि मॉलिक्यूल्स तुरंत ही तुम छोड़ोगे तो ऊपर से नीचे धड़ाम से गिर जाए। मॉलिक्यूल्स बहुत ही धीरे धीरे, मतलब एक आध महीने में वो एक आध नैनोमीटर नीचे गिरते हैं। ग्रेविटी का असर उनके ऊपर होता है, लेकिन एक दूसरे को बड़े जोर से पकड़े भी हुए हैं। तो ग्रेविटी की वजह से मॉलिक्यूल नीचे गिर रहा है, लेकिन नीचे गिरने का रेट इतना कम है, कई सौ साल या मतलब कम से कम कई साल के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मॉलिक्यूल कुछ नीचे खिसक गए, तो ऊपर जो है पतला हो जाएगा, नीचे मोटा हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि ग्लास जो है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड हो। ओके, फिर से आगे बढ़ने की बारी आ रही है। एंड नाउ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग जो है कई छोटे छोटे टाइप्स कह दो या क्लासिफिकेशन कह दो, जो भी तुम कहना चाहो, जो काम की चीज है वो अंदर है। टाइप्स या क्लासिफिकेशन, कितने तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम लोग बना सकते हैं, तो हम लोग 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाएंगे। आयनिक, ठीक, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड मेटेलिक। ये 4 तरह के डिवीजन करके चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को समझना है। तो आयनिक सॉलिड्स पर पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद बाकी तीनों पर आते हैं। आयनिक सॉलिड्स जैसे NaCl। NaCl में क्या है, सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। अब NaCl का अगर मैं छोटा सा टुकड़ा ले लें, तो हम देखेंगे इस टुकड़े में ढेर सारे सोडियम आयन होंगे, ढेर सारे क्लोराइड आयन होंगे। हम इस टुकड़े को कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ये, और इसमें देखेंगे तो जैसे सोडियम आयन हो गया, फिर क्लोराइड आयन हो गया, फिर सोडियम आयन हो गया, फिर क्लोराइड आयन हो गया, फिर सोडियम के नीचे क्लोराइड लिखना और क्लोराइड के आगे सोडियम लिखना। राइट, इस चीज को बना लेना ना, बाकी जो ऊपर कहानी चली थी तुमने कितना लिखा तुम जानो, लेकिन इसको थोड़ा बना लेना। सोडियम के आगे क्लोराइड लिख लेना, क्लोराइड के आगे सोडियम लिख लेना, फिर क्लोराइड के नीचे सोडियम, सोडियम के आगे क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, सोडियम के नीचे क्लोराइड, क्लोराइड के आगे सोडियम, ऐसे करके लिखते चले जाओ। तो ये रफ वे में, क्योंकि वो जो सोडियम क्लोराइड का नमक देखो ना, नमक का एक बड़ा सा टुकड़ा मिल जाए, या फिटकरी का बड़ा सा टुकड़ा मिल जाए, या चीनी का बड़ा सा टुकड़ा मिल जाए, तो ये 3 डायमेंशनल चीजें होती हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई या मोटाई या गहराई भी होती है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। तो बोर्ड तो हमारा 2 डायमेंशनल होता है। सिर्फ 2 डायमेंशनल वे में हम देख रहे हैं कि सोडियम और क्लोराइड आयंस का अरेंजमेंट, सोडियम के बाद क्लोराइड, क्लोराइड के बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्लोराइड, सोडियम के नीचे क्लोराइड, क्लोराइड के नीचे सोडियम, तो इस तरह का अरेंजमेंट। तो ये आयंस से मिलकर के बने हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स इस सॉलिड को बनाने में योगदान दे रहे हैं, उन पार्टिकल्स को देखा जाए तो पार्टिकल्स क्या है, कैटायंस एंड एनायंस। बोले तो पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस और एनायंस मतलब निगेटिव चार्ज वाले आयंस। तो कैटायंस और एनायंस से मिलकर के ये बना हुआ है। और जैसा यहाँ पर कभी कभी मिसकॉन्सेप्शन होता है कि एक सोडियम एक क्लोराइड को और एक क्लोराइड एक सोडियम को पकड़ सकता है, ऐसा नहीं है। सोडियम के आसपास जितने भी क्लोराइड्स हैं, ठीक, सोडियम इन सभी क्लोराइड्स के साथ अट्रैक्शन करता है। सोडियम इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह से क्लोराइड को देखा जाए
तो किसी क्लोराइड के आसपास जितने सोडियम है वो सभी सोडियम आयंस के साथ अट्रैक्शन करता है। तो ये वाला क्लोराइड इस सोडियम को भी खींचेगा, इस सोडियम को भी खींचेगा, इस सोडियम के साथ भी अट्रैक्शन बना रखा है, इस सोडियम के साथ भी अट्रैक्शन बना रखा है। तो प्रत्येक सोडियम अपने आसपास के जितने भी क्लोराइड से सबके साथ अट्रैक्शन बना रखा है। इवन ये वाला जो क्लोराइड दिख रहा है इस सोडियम के साथ इसका भी अट्रैक्शन होगा। दूरी जाता है तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का रूल है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो बीच में तुम कुछ भी लगा दो, दीवार भी खड़ी कर दो, तब भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। दीवार की वजह से हो सकता है कि इसका अट्रैक्शन इसके पास कम पहुंचे, इसका अट्रैक्शन उसके पास कम पहुंचे, लेकिन बीच में दीवार भी खड़ी कर दो तब भी इसका अट्रैक्शन उसके पास, उसका अट्रैक्शन इसके पास पहुंचता रहता है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब कितना पहुंच पाएगा ये दीवार की मजबूती पर डिपेंड करता है। या फिर अगर तुम ऐसे कर दो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ऐसा नहीं कि ये प्लस केवल इसी माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लस इस माइनस को भी अट्रैक्ट कर रहा है। और इसी तरह से ये माइनस जो है केवल इस प्लस को ही नहीं बल्कि इस प्लस को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें मतलब बड़ा ही खतरनाक नेटवर्क है अट्रैक्शन का। ये क्लोराइड इस सोडियम को, इस सोडियम को, इस सोडियम को, इस सोडियम को, सारे सोडियम्स को अट्रैक्ट कर रहा है। किसी एक सोडियम को अट्रैक्ट कर रहा है ऐसा नहीं, प्रत्येक क्लोराइड सभी सोडियम के साथ अट्रैक्शन रखा हुआ है। हाँ, जो बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा उसके साथ ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, जो दूर दूर रहेगा उसके साथ कम अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन अट्रैक्शन सबके साथ है। तो इस तरह से सब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। पॉजिटिव और निगेटिव का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। केवल अट्रैक्शन ही नहीं है, रिपल्सन भी है। ध्यान देना, सोडियम प्लस और सोडियम प्लस में रिपल्सन भी होगा, क्लोराइड माइनस और क्लोराइड माइनस में रिपल्सन भी होगा। और जहां जहां क्लोराइड है, इस क्लोराइड का इससे भी रिपल्सन होगा, इस क्लोराइड का इससे भी रिपल्सन होगा। तो अट्रैक्शन भी है, रिपल्सन भी है। लेकिन सॉलिड दिखाई पड़ रहा है, NaCl का एक छोटा सा टुकड़ा हाथ में ले रखा है, मतलब वो साथ में है। तो इट मीन्स अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, रिपल्सन जो उसके सामने छोटा होगा, तभी सब साथ में रह पा रहे हैं। अगर रिपल्सन ज्यादा होता, अट्रैक्शन कम होता, तो फिर वो साथ में नहीं रह पाते और उनको एक दूसरे से अलग अलग होना पड़ता। तो ये है आयनिक सॉलिड्स का एक सिंपल एग्जांपल NaCl। कि क्रिस्टल जो है या सॉलिड जो है वो कैटायंस और एनायंस से मिलकर के बना हुआ और इनके बीच में बहुत मजबूत फोर्स होता है, बहुत मजबूत अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसीलिए आयनिक सॉलिड्स मोस्टली बड़े हार्ड होते हैं, मतलब मार दोगे सिर पर तो सिर फूट जाएगा तुम्हारा, कुछ ऐसा, बहुत हार्ड होते हैं। ठीक, तो ये हो गया आयनिक सॉलिड्स के बारे में। अब हम थोड़ी बात एटॉमिक सॉलिड्स की करें। एटॉमिक सॉलिड्स इनको हम लोग नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। इनको हम लोग कोवैलेंट सॉलिड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सब अभी समझ में आ जाएगा। ठीक, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड्स। तो एटॉमिक सॉलिड्स को नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवैलेंट सॉलिड इन नामों से भी जाना जाता है। अब जैसे हम एक कार्बन एटम को ले लें तो हम जानते हैं कार्बन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो कार्बन क्या करता है, 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलकर के CH4 बना लेता है। इतना तो समझते हो ना। लेकिन अगर केवल कार्बन ही कार्बन रहे तब क्या होगा? केवल कार्बन ही कार्बन और कुछ है ही नहीं। एक हमने कार्बन का छोटा सा टुकड़ा उठा लिया जिसमें कार्बन के अलावा कुछ है ही नहीं। हमने छोटा सा टुकड़ा उठा लिया, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स और कुछ नहीं है। कार्बन एटम्स के अलावा कुछ है ही नहीं। यहां पर कह दो एक कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन, 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 कार्बन एंड कार्बन। तो कार्बन को तो 4 बॉन्ड्स बनाने ही होंगे, वो तो मानेगा नहीं, बिना 4 बॉन्ड्स बनाए उसे चैन नहीं है। कार्बन एटम ऐसा है जिसे ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए 4 बॉन्ड बनाना है तो बनाना है। ठीक, तो वो 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, अपने इधर दाएं वाले से, बाएं वाले से, ऊपर वाले से, नीचे वाले से चारों तरफ एक एक बॉन्ड बना लेगा। सेम हियर, ये भी वही काम करेगा, चारों तरफ एक एक बॉन्ड। सेम हियर, ये भी वही काम करेगा, चारों तरफ एक एक बॉन्ड। ये भी चारों तरफ एक एक बॉन्ड बना लेगा। इधर 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 कोई ना कोई एटम मिलेगा भी दूर, हम थोड़ा दूर जाएंगे तो इधर भी एटम्स मिलेंगे तो इधर बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक कार्बन जो है अपने चारों तरफ के एटम के साथ 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है। ठीक, और ये क्या होता है, एक लंबा नेटवर्क बनता चला जाएगा। बस ये इतने ही एटम्स तो है नहीं ना, अरबों खरबों, तुम जितनी गिनती जानते हो, जितनी गिनती सोच सकते हो, पता नहीं उससे कितना ज्यादा। ठीक, अरबों खरबों जो भी तुम नाम ले सको, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, फ्रिलियन, ट्रिलियन, जो भी तुम नाम ले सको, सब तुम्हारे नंबर छोटे पड़ने वाले हैं। उतने सारे एटम्स एक साथ, खूब ढेर सारे एटम्स एक साथ रह रहे, पहले ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें के, पांचवें ने छठवें को, सबने एक दूसरे को पकड़ रखा, नेटवर्क बना रखा है, इसीलिए नेटवर्क सॉलिड।
और बीच में ये बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड। 3 नाम दिए थे ना, एटॉमिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड। तो जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, पिछले केस में जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, आयंस थे, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस थे, इसीलिए हम इसको जो है आयनिक सॉलिड कह रहे थे। लेकिन अब की बार क्या है, जो पार्टिकल्स है वो क्या है, एटम्स है, और एटम्स ने एक दूसरे के साथ कैसा बॉन्ड बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। और नेटवर्क तुम कह सकते हो अप टू इनफाइनाइट। ठीक, अगर तुम एक एक गिनती करने लगो तो जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम इस जिंदगी में गिन पाओगे, संभव नहीं है। तो हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए सीधे बता देते कि इतना पार्टिकल्स, लेकिन कहोगे नहीं एक एक पार्टिकल्स को गिन करके चेक करना है, तो पूरी जिंदगी भी हम गिनते रहे तब भी जो है इतने बड़े कार्बन के टुकड़े में इतने सारे एटम्स होते हैं कि हम पूरी जिंदगी में नहीं गिन पाएंगे। सो अप टू इनफाइनाइट तुम्हारे लिए, तुम उस गिनती को कभी पूरी नहीं कर सकते इस लाइफ में, इसलिए कह दो अप टू इनफाइनाइट। तो नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि बहुत लंबा नेटवर्क है जिसकी गिनती मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। ठीक, कोवेलेंट सॉलिड, क्योंकि बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और पार्टिकल्स कैसे, एटम्स है, इसीलिए एटॉमिक सॉलिड। तो 3 नाम हमने दिए, एटॉमिक, नेटवर्क या कोवेलेंट। एटॉमिक क्यों कहा, क्योंकि जो पार्टिकल्स है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स को देखें तो सब एटम्स है। नेटवर्क क्यों कहा, क्योंकि नेटवर्क बड़ी इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। कोवेलेंट क्यों कहा, क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट टाइप के बॉन्ड्स बने हुए। तो ये इस तरह के सॉलिड्स होते हैं। इसका सबसे, ये जो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। ठीक, अभी थोड़ी देर में हम लोग कंपैरिजन करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट का। दोनों ही कार्बन होते हैं, डायमंड इज प्योर कार्बन, ग्रेफाइट इज प्योर कार्बन, बट डायमंड इज सो हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सो सॉफ्ट। डायमंड बड़ा हार्ड है, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट है। हम लोग उस पॉइंट पर अभी आते हैं, बट यहाँ पर हम लोग चर्चा को अपने खराब नहीं करते। और ये बॉन्ड बड़े मजबूत होते हैं, इसीलिए ये भी बहुत हार्ड होता है। ठीक, अगर तुम चाहो कि हीट करके इसको मेल्ट करा दे, हीट करके इसे मेल्ट करा दे, तो नियरली ये इम्पॉसिबल है कि तुम इससे मेल्ट करा पाओगे, क्योंकि ये सब एक बहुत भयंकर नेटवर्क बना करके रहते हैं। तो इस तरह के सॉलिड्स को मेल्ट कराना जो है पॉसिबल नहीं होता। कोई कोई एक्सेप्शन मिल जाए तो हम नहीं कर सकते, बट इन जनरल इन सॉलिड्स को मेल्ट नहीं कराया जा सकता। तो इस तरह के सॉलिड्स इतने हार्ड होते हैं और इस तरह का नेटवर्क बना के रखे कि तुम जब तोड़ोगे तो पूरा का पूरा नेटवर्क टूट जाएगा, सॉलिड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेल्ट करके सॉलिड से तुम सोचो कि लिक्विड बन जाए, ये देखने को बड़ा मुश्किल यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम लोग मेल्ट नहीं कर सकते। हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनफ्यूजिबल। इनफ्यूजिबल, एक बार इसका जरा स्पेलिंग तुम लोग इंटरनेट पर चेक कर लेना, या मे भी कहाँ गया अपना इंटरनेट यंत्र। यस, हम भी तुम्हारे लिए चेक कर सकते हैं। चलो यार जल्दी से, इनफ्यूजिबल। ओह यस, स्पेलिंग थोड़ा सा हमने गलती कर दिया, ये है इनफ्यूजिबल। पुराने लेक्चर्स में भी तुम देखोगे तो बड़े सारे स्पेलिंग हमने गलती कर रखे हैं, और उस बार तुमसे कह देते कि तुम देख लेना अपनी तरफ से। तो इस बार जो है, पहले इंटरनेट जब वो लेक्चर्स बना रहे थे, तो मतलब कुछ 6-7 साल पहले की कहानी है, तो इंटरनेट उतना बढ़िया और उतना स्पीडी नहीं हुआ करता था। छोटा सा मोबाइल हुआ करता था अपने पास, जिसमें इंटरनेट जो है 1 महीने में रिचार्ज कराओ तो 1 GB 200-250 रुपए का देता था। वो भी जो है उसको बचा बचा करके चलाना होता। तो हर समय हम लोग ऑनलाइन नहीं रहते थे। जब जरूरत पड़ता तो नेट पैक स्टार्ट करते थे, फिर जब जरूरत खत्म तो नेट पैक बंद करके रख देते थे, क्योंकि 1 ही GB खत्म हो जाएगा। अब जो है, अब इंटरनेट पैक जो है काफी तगड़े तगड़े आ रहे हैं। सो इनफ्यूजिबल मतलब जिसे मेल्ट न कराया जा सके। तो ये उस तरह के सॉलिड्स होते हैं। सो ये हो गया अपना दूसरे तरह का सॉलिड, एटॉमिक या नेटवर्क सॉलिड। तीसरा सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसमें क्या है, जैसे हम सॉलिड का एक टुकड़ा ले लें, जैसे हम बर्फ का एक टुकड़ा ले लें, तो बर्फ क्या है, पानी है। पानी का फॉर्मूला तुम पढ़ते हो ना, पानी का फॉर्मूला तुम पढ़ते ही हो। क्या होता है पानी का फॉर्मूला, तो होता है H2O। तो पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल से, तीसरे मॉलिक्यूल से, चौथे मॉलिक्यूल से, मतलब इस तरह से ढेरों मॉलिक्यूल्स जो है मिल करके साथ में रह रहे हैं। और अगर मिल करके साथ में रह रहे हैं तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा। किस तरह का अट्रैक्शन होगा, तो अब
एक मॉलिक्यूल में है क्या कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना करके अपने आप को स्टेबल बना लिया है। दूसरे मॉलिक्यूल में क्या है, फिर से ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, मतलब इन दोनों में कोई इलेक्ट्रॉनों का कोई बिजनेस नहीं है, मतलब न तो इसके साथ इलेक्ट्रॉनों का कोई लेन देन करना है, न तो कोई साझेदारी करनी है। ध्यान देना, आयनिक सॉलिड्स में क्या था, जैसे सोडियम और क्लोराइड को हम देखें तो सोडियम होता है 281, क्लोरीन होता है 287। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो सोडियम पर हो जाएगा प्लस, क्लोराइड पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 और 8 और ये हो जाएगा 2 8 8। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है, इस पर कंप्लीट प्लस, इस पर कंप्लीट माइनस, और इस प्लस माइनस की वजह से बड़ा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दोनों के बीच में हो जाता है, राइट। कार्बन वाला जो ग्रेफाइट डायमंड हमने देखा था, तो प्रत्येक कार्बन अपने चारों तरफ के कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है। इस बॉन्ड का मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों का बिजनेस है, लेकिन यहाँ क्या है, पानी के एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कोई बिजनेस नहीं करना है। मतलब ये अपने घर में खुश है, वो अपने घर में खुश है। जैसे तुम लोग रहते हो, जैसे हम लोग रहते हैं, अपने पड़ोसी के साथ कोई उस तरह का बहुत ऐसा नहीं करते कि पड़ोसी खाना नहीं देगा तो आज हमारा जो भोजन पानी नहीं चल पाएगा, या पड़ोसी अपना टीवी नहीं देगा देखने को तो हम टीवी नहीं देख पाएंगे। हमारा अपना टीवी है, उसका अपना टीवी है। हमारे घर में अपना फ्रिज है जो खाने से भरा हुआ है, उसके घर में अपना फ्रिज है। इसके पास फ्रिज नहीं होगा, वो भी कहीं ना कहीं बोरे वगैरह में भरकर, झोले झंडे में कहीं ना कहीं भर के रख ही लेता है, लेकिन पड़ोसी से मांगने रोज रोज खाना नहीं जाता है। तुम्हारे पास अपना बेड है, उसके पास अपना बेड है, किसी का अच्छा होगा, किसी का खराब होगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी व्यवस्था, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी जैसे बाहर निकलते थोड़ा हाय हेलो कर लेते हैं। तो ये जो हाय हेलो है ये उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जब एक घर में जो मेंबर्स रहते हैं, जैसे तुम्हारा अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहन के साथ, शादी वगैरह हो गई हो तो हस्बैंड वाइफ के साथ जो रिलेशन होता है ये थोड़ा दूसरे टाइप का स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। बस ये पड़ोसी वाला हाय हेलो वाला रिलेशन नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये रिलेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फैमिली रिलेशनशिप। यहाँ क्या है, रिलेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फैमिली रिलेशनशिप। मतलब एक दूसरे से अलग करना इतना आसान नहीं है, मारपीट हो जाएगी, मर्डर सर्डर भी हो सकता है, लेकिन अलग नहीं कर पाओगे। अलग करोगे भी तो बड़ा कीमत ज्यादा चुकाना पड़ेगा उसका। यहाँ पर भी अलग करना जो है इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, ये एक पड़ोसी दूसरा पड़ोसी, दोनों में कोई खास जो है उस तरह का वो नहीं है। ये अपना जी खा रहा है, वो अपना जी खा रहा है, फिर भी दोनों पड़ोसी है, तो जब मिलते हैं तो मारपीट क्या करना, थोड़ा हाय हेलो कर लेते हैं। और ज्यादा सिर पे चढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा पास पास रहने लगेंगे तो एक दूसरे से लड़ाई भी करना शुरू करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ दूर रहेगा तो अट्रैक्शन करता, लेकिन बहुत पास ला करके दोनों को एकदम एक दूसरे के सिर पर रख दो तो दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है, रिपल्सन भी हो जाता है। तो मॉलिक्यूल्स करते क्या है, एक दूसरे से खास दूरी पर रहते हैं, जहां पर अट्रैक्शन बना रहे, रिपल्सन न रहे। पास बुलाते हैं कि आओ थोड़ा अट्रैक्शन कर लिया जाए, थोड़ा बैठ करके साथ में चाय वाय पी लिया जाए, थोड़ा नमकीन समकीन खा लिया जाए, लेकिन इतना भी पास नहीं कि तुम जो है हमारे घर में घुस करके हमारे डिसीजन तुम लेना शुरू कर दो और तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारे डिसीजन हम लेना शुरू कर देंगे। इतना पास नहीं तो अब जो है मारपीट होना शुरू हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करते हैं। कैसा अट्रैक्शन, तो वान डर वाल्स फोर्सेस, या फिर कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब इस क्लास में हम ये दोनों अपने आप में मेजर टॉपिक्स है। अगर तुम समझते हो तो समझते हो, 11th वाले सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज पढ़ा जाता है, हमने पढ़ा भी रखा है। तो अगर तुम समझते हो तो ठीक, अदरवाइज वान डर वाल्स फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ सकता है। और ये फोर्सेज इतने मजबूत नहीं है ना, बस ये ऐसे ही चाय पानी नमकीन बिस्किट टाइप का। और यहाँ क्या है, एकदम खूब बढ़िया जो है खून का रिश्ता, ठीक, एकदम आयनिक सॉलिड्स में खून का रिश्ता। कोवेलेंट सॉलिड्स एकदम समझ लो जुड़वा भाई, कार्बन और कार्बन कोई अंतर नहीं, एकदम जुड़वा भाई, दोनों एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो यहाँ पर जो है आयनिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड में एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ एसोसिएशन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर एसोसिएशन काफी कमजोर है। किस टाइप का एसोसिएशन है, तो वान डर वाल्स फोर्सेज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का एसोसिएशन। और इस तरह का एसोसिएशन होने से यहाँ पर कमजोर फोर्स होता है, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ते हैं, पकड़े रहते हैं, लेकिन कमजोर फोर्स से पकड़े रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा हीट करोगे आसानी से मेल्ट कर जाएंगे। जैसे बर्फ होता है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट कर जाता है। कुछ होंगे जो 10 डिग्री पर मेल्ट करेंगे, कुछ 20 पर, कुछ 30 पर, कुछ 50 पर, कुछ 100-200 पर भी चले जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आयनिक सॉलिड्स 1000 डिग्री, 1200 डिग्री, 1500 डिग्री, ऐसा। कोवेलेंट सॉलिड
कोवैलेंट सॉलिड को मेल्ट करना खेल नहीं है बच्चों का, और इसमें तेल निकल जाएगा अच्छों का, लेकिन फिर भी वो मेल्ट नहीं होगा ना, मेल्ट होगा ही नहीं, तुम्हारा कुछ भी तुम कर लो। तो कोवैलेंट सॉलिड्स को मेल्ट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। अटैचमेंट इतना गहरा है, जन्मों जन्मों का रिश्ता कि तुम अलग कर ही नहीं सकते, तोड़ा ही नहीं जा सकता। यहाँ जो है 1000 डिग्री वगैरह गर्म करोगे तो मेल्ट हो जाएगा, और ये तो बड़े आसानी से, ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो पिघल करके पानी बन जाता है। कोई दूसरा सॉलिड रहेगा तो चलो नहीं, 0 तो जो है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, बस यहाँ तक आते आते उसका गेम ओवर हो जाता है, वो मेल्ट कर जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कोवैलेंट सॉलिड्स को मेल्ट करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, या तो वान डेर वाल्स फोर्स होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और ये बॉन्डिंग वीक होती है, और वीक होने की वजह से आसानी से मेल्ट कर जाता है। फिर एक चौथे टाइप का अपना सॉलिड है, राइट, मेटेलिक सॉलिड ना। कम टू द पेज नंबर नेक्स्ट। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड जैसा नाम ही है, केवल मेटल्स के लिए यहाँ पर बात होती है। तो मेटल्स अपना दूसरा अरेंजमेंट रखते हैं, जैसे लोहे का एक टुकड़ा, लोहे के एक छोटे से टुकड़े की बात करो या बड़े से टुकड़े की बात करो, उसमें आयरन एटम्स होंगे, और आयरन एटम्स करते क्या है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक, 2-2 इलेक्ट्रॉन, 3-3 इलेक्ट्रॉन, जिसकी जितनी औकात वो उतना लूज कर देगा। कुछ एलिमेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ 2 लूज करते हैं, कुछ 3 लूज करते हैं। तो जैसे कह दो चलो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस और आयरन पर 2+। और अगर 1 करोड़ आयरन एटम्स को तुम एक साथ विजुअलाइज करो, 1 करोड़ आयरन एटम्स को एक साथ विजुअलाइज करो, 1 करोड़ आयरन एटम्स को एक साथ विजुअलाइज करोगे तो अब होगा क्या, 1 करोड़ आयरन के पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे और 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। और अब ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करो, एक तुम ऐसा कर दो, एक बड़ी सी टंकी बना दो, बड़ा सा ऐसा टैंकर बना दो, इसमें सारा का सारा इलेक्ट्रॉन फैला दो। तो इलेक्ट्रॉन को तुम ऐसे समझो कि गैस है, इलेक्ट्रॉन जो है उसको गैस समझो। तो इलेक्ट्रॉन पूरे इस सिलेंडर के अंदर या बर्तन के अंदर या कंटेनर के अंदर पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा फैल जाएगा। और अब इसमें क्या है, आयरन एटम को धीरे धीरे भरना शुरू करो। तो आयरन 2+ जो है, आयरन 2+, फिर आयरन 2+, फिर आयरन 2+, और फिर आयरन 2+। ध्यान देना, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो सकता, इनके बीच में केवल रिपल्सन हो सकता है। और फिर इसी तरह से इधर आयरन 2+, आयरन 2+, आयरन 2+, आयरन 2+, आयरन 2+ एंड आयरन 2+ एंड आयरन 2+। ये आयरन 2+ मतलब पॉजिटिव आयंस इसी टंकी में हमने फिट कर दिए। और ये है क्या, इसमें टंकी में जो पूरा का पूरा जो क्या भरा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन गैस भरा हुआ है। तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है? नहीं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर माइनस मींस रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या आयरन और आयरन में अट्रैक्शन? आंसर है नहीं, यहां पर भी कोई अट्रैक्शन नहीं हो सकता, रिपल्सन ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन और आयरन के बीच में अट्रैक्शन होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो गैस बन करके इसमें घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और आयरन के बीच में अट्रैक्शन होगा, और ये अलग तरह का अट्रैक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन का पूरा गैस बना दिया है और उसमें आयरन के पॉजिटिव आयंस उसी गैस में इधर उधर अपनी अपनी जगह पर, मतलब घूम नहीं रहे, अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं, क्यों नहीं घूम रहे हैं? तुम इसको ऐसे समझो, जैसे तुम जमीन पर हो तो तुम हवा में डूबे हुए हो ना, ढेर सारी हवा इस धरती पर है, गैस हो गया, उसको इलेक्ट्रॉन गैस मान लो, और अपने आप को हम लोग मान ले कि चलो हम लोग आयरन 2+ हैं, तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग धरती पर रहते हैं। लेकिन ये जो गैस है ये इतना हल्का है कि इसमें आसानी से जो है, मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल से तुम्हारे बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तुम आसानी से इधर उधर चल सकते हो। लेकिन अब यही तुम पानी में चले जाओ, जब पानी में चले जाते हो और चलने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल है, तुम चल नहीं पाते। पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में से इधर उधर आ जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे एटमॉस्फेयर में तुम रहते हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम आसानी से आगे पीछे चल सकते हो या नहीं चल सकते हो। अगर ये गैस बहुत डेंस हो जाए, गैस के मॉलिक्यूल्स तुमको बड़े जोर से पकड़ ले, ठीक, तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स में से चल करके आगे निकलना बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो गैस है, इलेक्ट्रॉन गैस है, ये इनको बहुत जोर से पकड़ा रहता है और इनमें से कोई अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकता। हाँ, अगर पूरा का पूरा गैस ही बह करके आगे चला जाए, चूंकि इलेक्ट्रॉन गैसियस है तो इलेक्ट्रॉन बह करके आगे जा सकता है, अपने आप नहीं, फोर्स लगाने पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गैस है और इस इलेक्ट्रॉन गैस के बीच में आयरन 2+ के ढेर सारे आयंस है और ये आयंस उसी गैस में डूबे हुए हैं और सबके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। मतलब इलेक्ट्रॉन और गैस, मतलब इलेक्ट्रॉन और आयरन 2+ के बीच में अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन की वजह से पूरा का पूरा सॉलिड बना हुआ है
लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन गैस है, इसीलिए जैसे हम लोहे का एक टुकड़ा ले तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टुकड़ा है नहीं वैसा, लोहे का एक टुकड़ा ले उसे मोड़ते हैं तो क्या होता है, मुड़ जाता है। ज्यादा फोर्स लगाकर मोड़ो तो क्या होगा, वो मुड़ जाएगा। या लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, उसको हथौड़े से पीटो तो पीटने पर वो चिपटा हो जाता है, लेकिन जल्दी टूटता नहीं है। मोड़ने पर मुड़ जाएगा, पीटने पर चिपटा हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तो होगा क्या कि जब तुम इस पर फोर्स लगाओगे तो ये जो गैस तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है, ये अभी इस शेप में है। मान लो तुमने ऊपर से फोर्स लगा दिया तो ये थोड़ा चिपटा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, रहेगा उतना ही बड़ा। अब ये गैस पूरा ऐसे फैला हुआ है और इसी में आयरन 2+, कलर चेंज कर देते हैं, इसी में आयरन 2+ जगह जगह अभी भी सजे हुए हैं। लेकिन है क्या, पिछले सॉलिड्स की तुलना में इस बार इसका थोड़ा सा अलग तरह का व्यवस्था दिखाई पड़ रहा है। पिछले सॉलिड्स में कैटायन और एनायन थे। आयनिक सॉलिड में क्या था, कैटायंस और एनायंस, कोई अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। एटॉमिक सॉलिड्स में क्या था, एटम्स थे, कोई अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकता था। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स थे, कोई अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकता था। लेकिन यहां पर क्या है, पॉजिटिव मेटल आयन है, ठीक, पॉजिटिव मेटल आयन्स है और निगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है इतने छोटे छोटे होते हैं कि बीच में जो ये गैप देख रहे हो ना, जब एक आयरन, दूसरा आयरन, तीसरा आयरन ऐसे सजाओगे तो बीच में ये जो गैप्स छोटे छोटे बचे रहते हैं, इन गैप्स के थ्रू वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो साइज में इतना छोटा होता है कि कहीं पर भी वो, हम कलर चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इतने छोटे छोटे होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी इधर उधर पूरी जगहों पर फ्रीली एकदम इत्मीनान से घूमते रहते हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन और मेटल आयंस एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। लेकिन जब तुम फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाने की वजह से ये शेप चेंज हो जाएगा। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को पीट पीट करके चपटा कर सकते हैं, खींच करके लंबा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करके अपना शेप बदल सकते हो। जब इलेक्ट्रॉन्स का शेप बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का जो गैस है उसका शेप बदलेगा, तो उसके अंदर रहने वाले जो मेटल्स आयंस वो भी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो जिस शेप में इलेक्ट्रॉन अपने आप को एडजस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गैस अपने आप को एडजस्ट करेगा। जैसे पहले क्या था, एक मेटल रॉड था, सीधा सीधा मेटल रॉड था, पहले था एक सीधा सीधा मेटल रॉड था, फिर तुमने फोर्स लगा दिया तो इस मेटल रॉड को तुमने ऐसे मोड़ दिया। तो पहले इलेक्ट्रॉन गैस ऐसे फैला हुआ था, अब इलेक्ट्रॉन गैस जो है वो इस तरह से फैला हुआ है। पहले एटम्स, आयरन के जो 2+ आयंस थे इसी में व्यवस्थित थे, अब आयरन 2+ आयंस इसमें व्यवस्थित है। तो यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड्स में थोड़ा सा जो है अलग तरह का बिहेवियर है। इसको अच्छे से, खूब अच्छे से समझ करके ध्यान से रखना है। इसके पहले वाले सॉलिड्स दे कैन नॉट एडजस्ट, वो टूट जाएंगे लेकिन एडजस्ट नहीं होंगे। और ये क्या है, मुड़ोगे तो मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं उतना आसानी से, खींचोगे तो खींच करके लंबा हो जाएगा। तो मेटल्स के पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। तो मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन गैस वाली व्यवस्था है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं और इस वजह से मेटल्स को मोड़ करके टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता है, पीट करके चिपटा किया जा सकता है, खींच करके लंबा किया जा सकता है। हम लोग 2 वर्ड्स यूज करते हैं, डक्टाइल, डक्टाइल, एंड एक वर्ड होता है, स्पेलिंग क्या है, मैलिएबल। मैलिएबल, डक्टाइल मतलब खींच करके तार बनाना, ठीक, वायर्स, ठीक, वायर्स खींचोगे तो लंबा लंबा तार बनेगा। और मैलिएबल मतलब इसको तुम पीट पीट करके, हैमर हम लिख देते हैं, समझ लेना तुम। अब इतनी कहानी कौन लिखेगा, हैमर, हैमरिंग, हैमर मतलब हथौड़ी से पीटोगे तो क्या हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं मैलिएबल होना। तो डक्टाइल मतलब खींच करके पतले पतले लंबे लंबे तार बनाना, मैलिएबल मतलब उसको हैमर या हथौड़ी से पीटोगे तो क्या हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा। तो ये मेटेलिक सॉलिड्स की एक अपने आप में खासियत है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, उसकी वजह से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है। और जहां भी चार्ज के चलने की बात आएगी वहां करंट आएगा। तो मेटल से करंट को एक जगह से दूसरी जगह, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। तो हमारे यहाँ जो घरों में वायर्स लगे होते हैं, जो तार लगे होते हैं, मेटल्स के ही तो बने होते हैं। कहीं कहीं देखोगे कॉपर का होगा, कहीं एल्यूमिनियम का होगा, डिपेंड करता है किस तरह का तुम वायर खरीद रहे हो। कॉपर में ज्यादा आसानी से करंट फ्लो करता है, एल्यूमिनियम में कम आसानी से फ्लो करता है। तो सस्ता वाला खराब वाला तार खरीद लाओगे तो अंदर एल्यूमिनियम निकलेगा, बढ़िया वाला तार खरीदोगे, थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करोगे तो अंदर कॉपर निकलेगा। और भी बढ़िया खरीदना है तो गोल्ड का भी तुम वायर खरीद सकते हो, सिल्वर का वायर खरीद सकते हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो डक्टाइल एंड मैलिएबल एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, जैसे लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से
कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो करंट को यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ वो पहुंचा सकता है। और इसके अपोजिट जो आयनिक सॉलिड्स थे उनमें वो बात पॉसिबल नहीं थी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थे उनमें वो बात पॉसिबल नहीं थी, एटॉमिक सॉलिड्स थे उनमें ये बात पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जहां है वो वहीं रहेगा, कहीं इधर उधर जाएगा नहीं। तो वो तीनों सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं थे। ये जो लोहा या फिर कोई भी दूसरा मेटल ले लो, लोहा ले लो, तांबा ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, व्हाट एवर मेटल यू टेक, सारे मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो गैसियस स्टेट में रहता है और इन पार्टिकल्स के बीच बीच में जो गैप होता है उन गैप में से होते हुए इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ जा सकता है। तो एक एंड से दूसरे एंड तक करंट को इधर से इधर या इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है। तो ये इनकी खास बात होती है, ठीक। और बस नियरली बात खत्म है। छोटा सा क्वेश्चन देखा जाए, आंसर है नहीं, कोई क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। ग्रेफाइट और डायमंड में कंपैरिजन जो है बोला तो था कि क्लास के एंड में करेंगे, बट आज के क्लास में नहीं ना, उसके लिए हम एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें केवल ग्रेफाइट और डायमंड की बात हो जाएगी। तो आज के क्लास में इतने पर ही रुकते हैं, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है तो तुम थोड़ा जो है ना अनईजी फील करना शुरू कर देते हो। तो बस आज का क्लास इतना ही। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, फिर हमने सॉलिड्स को 4 क्लासेस में डिवाइड करके उनके बारे में काफी सारी बातें करी, और जो भी कुछ हमने लिखा है वो सब नोट्स के फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगा अपने चैनल पर। जरा मेरे चैनल पर वीडियो खोजना जिसमें हमने नोट्स के शेयरिंग की बात करी होगी, और उस वीडियो में मेथड दिया होगा कि इस मेथड को फॉलो करो तो यू कैन गेट दी नोट्स। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। चलते हैं, बाय बाय।